हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्री चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है RS 2023 प्री RS 2000 प्री की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टेस्ट रहेगा थर्ड टेस्ट। इससे पहले हमने 2 टेस्ट कर लिए हैं और ये जो आपकी संपूर्ण सिलेबस पे आधारित जो आपकी टेस्ट सीरीज है आपके लिए काफ़ी अच्छी सिद्ध होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आप सभी जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और उसके साथ साथ हम ये टेस्ट सीरीज देंगे तो इसके साथ साथ जो हमारा जीके है वो तैयार हो रहा है, तो हमारा जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होएगा इससे। क्यों होएगा? क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ है वो अदर जो भी उसके फैक्ट्स होते हैं उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम नोट डाउन कर रहे हैं, जिससे हमारा जो मैटर है वो काफ़ी बेहतर तरीके से हमारे पास से होगा और हमारी तैयारी है वो काफ़ी हद तक है वो बूस्ट हो जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी और जो इस टेस्ट सीरीज की आपकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्री चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आपको अगर उसका रिवीजन करना हो तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। साथ में मैं आपको हर रोज़ बोलती हूँ कि जब आप ये टेस्ट लें आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन अगर ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसके साथ साथ आपका जो आपके पास जीके का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का जो मैटर होता है वो आगे और ज़्यादा प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप ये जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उस टाइम है इसके जो अदर फैक्ट होते हैं उनको नोट कर लीजिए। उस जहाँ से भी आपने पढ़ा है और उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है उसके बारे में आपको 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम आज की जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करता है और ला नीनो भारतीय मानसून को मजबूत करता है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि सत्य कौन कौन सा है और क्यों सत्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल नीनो क्या है। अल नीनो क्या है? यह एक जटिल मौसम तंत्र है। मौसम का एक सिस्टम है, मौसम तंत्र है जो कि हर 5 से 10 साल के अंदर है वो प्रकट हो जाता है। 10 साल में प्रकट हो जाता है। इससे होता क्या है कि इसके कारण है वो संसार वर्ल्ड में विभिन्न भागों पर सूखा, बाढ़ और मौसम की जो चरम सीमाएं होती है, चरम अवस्थाएं हैं, वो इसी के कारण है वो उत्पन्न होती है। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं वो इसी जो सिस्टम है इसी के अंदर है समाहित होती है, वह इसके अंदर शामिल होती है। अगर हम अल नीनो की बात करें तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर इसके अंदर जो पेरू के तट के निकट, किसके तट के निकट? पेरू के तट के निकट है, ये उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें ये बात मान ली कि इसके द्वारा है वो पूरे संसार के अंदर विभिन्न भागों में कहीं सूखा आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, यानी ये जो मौसम की चरम अवस्थाएं हैं इसी के कारण है वो पाई जाती हैं। और ये अगर हम बात करें तो अस्थायी रूप से जो ठंडी पेरुविन या हमबोल्ट की धारा बोल दे तो उस पर ये प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से मानसून है वो कमजोर पड़ जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में अगर मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान की बात करें तो अल नीनो के कारण है वो 1990 से 91 के अंदर अगर अल नीनो का प्रचंड रूप देखें ना तो इसके कारण देश के अधिकतर भागों में, हमारे भारत में अधिकतर भागों में इसके कारण मानसून आवागमन से 5 से 12 दिनों तक है वो देरी हो गई थी। यानी जब अल नीनो होता है तो भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है या फिर देरी से आता है। अगर हम ला नीनो की बात करें तो ला नीनो है ये जब पेरू जलधारा का जो तापमान है, किसका? पेरू जलधारा यानी हमबोल्ट जलधारा का अगर तापमान की बात करें उसका तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कम हो जाता है तो उससे भारत की तरफ जो आने वाली पवनी है, भारत की तरफ जो पवनी आती हैं उन पवनों की जो गति है वो बढ़ जाती है। यानी गति बढ़ने के कारण जो भारत में आने वाला मानसून है वो अच्छा होता है, यानी अच्छे मानसून का सूचक होता है। तो यानी कि ला नीनो है वो भारतीय मानसून को मजबूत करता है या तेजी प्रदान करता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाए? दोनों ही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों सत्य हैं। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कोट से कीजिए। इस साइड पहाड़ियां दी हुई हैं और इस साइड जिले दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सी पहाड़ियां वो किस जिले में स्थित है। हर्ष की पहाड़ी की बात करें तो हमें पता है कि ये कहाँ पे है, ये सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है और इसी पर जीण माता का मंदिर है। हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर स्थित है। अगली बात करें त्रिकुट पहाड़ी, तो त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर में स्थित है, यानी आपका फर्स्ट हो जाएगा। और जैसलमेर किला है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। आगे बात करें 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ है वो बाड़मेर और सिवाना, बाड़मेर और सिवाना क्षेत्र में स्थित है। तो और ये कहाँ पे होगी फिर, फोर्थ बाड़मेर में। और जो 56 की पहाड़ियाँ है ये गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ी है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बात करें चिड़िया टूक पहाड़ी की। चिड़िया टूक पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है और इसी के ऊपर है वो मेहरानगढ़ किला है वो स्थित है, मेहरानगढ़ किला स्थित है। तो ये आपको मैंने चारों के चारों बता दिए। अब इन्हें नीचे कूट दिया हुआ होगा, उसमें हमें राइट क्लिक करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसमें हम राजस्थान, जैसे मान के चले कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान की जो ये वाला हिस्सा है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और यहाँ पे फिर हम इसकी बात करें बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का जो ये पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भाग हो गया, जोधपुर हो गया, आपका बाड़मेर है तो बाड़मेर का कौन सा भाग हो गया, जो बाड़मेर का जो दक्षिणी भाग है ये वाला भाग हो गया, जालोर, पाली, सीकर, नागौर, यानी ये क्षेत्र है ये किस में आता है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। अगर इसकी और चीज़ें देखें कि अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश होता है, इसमें जो वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है, तो इसमें कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं और घास होता है, झाड़ियाँ व घास है इसमें पाई जाती हैं। अगर इसमें बात करें कि इसका जो मुख्य कार्य क्या है इस क्षेत्र का, तो मुख्य कार्य कृषि ही है और कृषि के साथ साथ क्या है, पशुपालन है। कृषि के साथ साथ कौन सा है, पशुपालन है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे और कौन कौन से, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पे होती है, घास यहाँ पे होती है, लेकिन वृक्ष आपसे पूछ ले यानी वनस्पति कौन सी होती है, तो आक, खेजड़ी, खेजड़ी, रोहिड़ा, रोहिड़ा और बबुल, यानी जो हमारे देसी भाषा में किंकर भी बोलते हैं इनको, कंटीली झाड़ियाँ मैंने कांटेदार झाड़ियाँ आपको बता दी, और कौन सा, फोग, ये सब चीज़ें होती हैं। और साथ में अगर घास की बात करें तो सेवण और लिलोण घास भी यहाँ पे होता है, सेवण और लिलोण घास, लिलोण घास यहाँ पे होता है, यानी ये अर्धमरुस्थलीय वनस्पति इस क्षेत्र में होती है। इस क्षेत्र की एक बात और होती है कि इस क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, आंतरिक प्रवाह होने के कारण यहाँ पे खारे पानी की झीलें हैं वो ज़्यादा है, खारे पानी की झीलें। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पे हैं, नागौर में है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में बताई। तो इसमें अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से, तो 12 झालावाड़ तो है ही नहीं, और चूरू, गंगानगर ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको जो जो जिले बताए उसमें ये दोनों भी शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत दिया हुआ है। इस साइड नदियां दी हुई है और इस साइड इन नदियों की सहायक नदियां दी गई है। सबसे पहले आती है मेज नदी, बनास नदी, माही नदी और चंबल नदी। अगर हम बात करें कि मेज नदी है तो मेज नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। मेज नदी की सहायक नदियां एक तो है बाजन, कुराल, कुराल, मांगली, ये किसकी हैं, ये है मेज नदी की। तो इसमें तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, मांगली, कुराल और बाजन। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी में कौन कौन सी आती है, बेड़च भी आती है, इसके साथ मिनाल भी आती है, बेड़च, मिनाल, कोठारी, कोठारी, खारी, जो इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है खारी भी आती है, ढील नदी भी आती है, ढील नदी, और एक आता है सुहाद्रा, सुहाद्रा, और मोरेल और मानसी, मुरेल और मानसी, और मानसी इसमें दिया हुआ है, यानी ये भी बिल्कुल इसका सुमेलित है, ये भी असंगत नहीं दिया हुआ। बनास नदी की बात करें तो मिनाल, कोठारी, खारी ये सभी को पता है, लेकिन अभी जो फिलहाल ज़्यादा पूछी जाती है वो है ढील और सुहाद्रा। ये काफ़ी बार एग्जाम में अभी के अगर बात करें तो काफ़ी बार पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है ढील नदी और जो सुहाद्रा नदी है वो बनास की सहायक नदियाँ हैं।
अब बात करें माही नदी की, तो माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो सोम भी है, अनास भी है, जाखम भी है, इसके साथ इसका हरण इसकी सहायक नदी है, चाप इसकी सहायक नदी है, और ये एक मोरेन और भादर, मोरेन और भादर। अगर इसकी इंपॉर्टेंट की बात करें जो अभी के एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो हमें पता है सोम जाखम इसके बारे में नहीं पूछा, अनास के बारे में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये सभी बच्चों को याद हो जाती है। पूछा जाता है हरण, चाप, मोरेन। अब देखिए कि जो मोरेल है वो तो किसकी सहायक नदी है, बनास की, और मोरेन है यानी न है वो किसकी है, माही की है, और भादर। तो ये 4-5 इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है चंबल नदी, तो हमारा गलत आंसर कौन सा हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोठारी है, ये किसकी नदी है, कोठारी है, ये बनास नदी की सहायक नदी है। अगर हम चंबल की ओर बात करें तो चंबल की बनास से खुद सहायक नदी है, इसके साथ साथ और कौन सी है, परवन नदी भी है, चंबल की ही है। परवन हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, इस साइड लिख देती हूँ मैं, पार्वती हो गया, बामनी हो गया, ये नदियां हैं वो किसकी हैं, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है। भारत के कुल नमक का 87% सांभर झील से उत्पादित होता है। तो इसमें कौन सा सही है, आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि राजस्थान में खारे पानी की मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। मैंने अभी बताया था कि ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है ये वाला, यहाँ पे यानी सबसे ज़्यादा मैंने भी बताया था कि नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। राजस्थान में देखें तो 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, एक तो खारे पानी की पाई जाती हैं, और पहली तो खारे पानी की और दूसरी मीठे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की बात करें तो ये क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो यहाँ का ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, तो इसमें जो ये क्षेत्र है टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, सागर का अवशेष माना जाता है। टेथिस सागर के अवशेष होने के कारण ही यहाँ की जो खारे पानी का एक कारण है ये भी बन जाती है कि जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। दूसरे मीठे पानी की जो अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है, अरावली के जो पूर्वी भाग में होती है वो कौन सी है, ये मीठे पानी की झीलें हैं। दूसरा हमारा है कि भारत के कुल नमक का 87% सांभर झील में पाया जाता है या शामिल झील द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर सांभर झील की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सी दूसरी, फर्स्ट कौन सी है, भारत की चिल्का झील है। फर्स्ट कौन सी है, चिल्का झील है। तो 87% नहीं 8.7% है, ये भारत का कुल नमक का सांभर झील से उत्पादित होता है। तो ये आपका गलत हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की वनस्पति के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। सेवण घास का वानस्पतिक नाम है लस्सीयूरस सिडिकुस है। खस एवं पामरोजा एक विशेष प्रकार की घास है जो तेल निकालने व देसी शराब बनाने में प्रयुक्त होती है। तो इसका जो फर्स्ट दिया हुआ है कि सेवण घास का वानस्पतिक नाम लस्सीयूरस सिडिकुस है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और साथ में जो रेगिस्तानी क्षेत्र यानी विशेषकर ये कहाँ पे पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। और ये पाई जाने वाली बहु उपयोगी घास है, यानी पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक चारा है। सेवण घास को ही क्या बोलते हैं, लिलोण घास भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा इसमें बोला है कि खस एवं पायरोजा एक विशेष प्रकार की घास है, सही बात है, जो तेल निकालने व देसी शराब बनाने में प्रयुक्त होती है, ये इन्होंने गल दे दिया। खस एवं पायरोजा एक विशिष्ट प्रकार की घास जरूर है, लेकिन ये शरबत और इत्र बनाने के लिए काम में आती है, शरबत एवं इत्र बनाने में। अगर इसकी बात करें ये कोई कौन से जिलों में उत्पन्न होती है, तो ये आपके टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, भरतपुर ये क्षेत्र है, इसमें ये उत्पन्न होती है। तो ये आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये गलत दिया हुआ है। साथ में इसने बोला है ना कि तेल निकाले हुए देसी शराब बनाने में प्रयुक्त होती है, तो ये इसमें है वो महुआ के फलों का यूज किया जाता है, महुआ के फलों से है वो बनाई जाती है, आपके तेल भी निकाला जाता है और देसी शराब भी बनाई जाती है। और महुआ की बात करें तो महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है,
कल्प वृक्ष बोला जाता है किसको? महुआ को, और आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो आपका फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन 2 की केवल ए सत्य है। 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन के कारण की बात करें तो वनोन्मूलन, वृक्षारोपण, अति सिंचाई और रासायनिक उर्वरक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वृक्षारोपण, यानी वृक्ष लगाना है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं होता। बाकी वनोन्मूलन भी होता है। वनोन्मूलन है वो मृदा के जो अपरदन का जो प्रमुख कारण होता है, उन प्रमुख कारणों में से एक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पौधे की जड़ें हैं वो मृदा को बांध कर रखती है, और जो मान लीजिए आप ये वृक्ष है और वृक्ष की जड़ें हैं ये मृदा अपरदन को रोकती हैं, क्योंकि मृदा को बांध कर रखती हैं तो अपरदन को रोकने का कारण करती है। और पत्तियां हो गई, टहनियाँ हो गई, अगर ये गिरेंगी तो मृदा में हुमस की मात्रा में वृद्धि होगी, और ये सब होंगी। तो अगर वनों उन्मूलन होगा यानी वनों का विनाश होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी, यानी जल अपरदन शीघ्रता से होगा, चाहे जल अपरदन हो चाहे वायु अपरदन हो। वृक्षारोपण है तो वृक्षारोपण से तो ये कार्य मृदा अपरदन नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। अगर अति सिंचाई की बात करें तो मान के चलिए अगर ज़्यादा सिंचाई होगी तो वहाँ के जो मृदा के जो निचले स्तर में जमा हुआ पानी होगा, तो ज़्यादा सिंचाई होने के कारण है इसमें नमक वगैरह की मात्रा बढ़ जाएगी, लवणीयता बढ़ जाएगी, तो ये भी इसका कारण होता है कि मृदा अपरदन होने लग जाता है। वहीं अगर ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का भी यूज किया जाए तो वो भी मृदा के लिए नुकसानदायक होता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत दिया हुआ है। जिला और शुभंकर, यानी इस साइड जिला दिए हुए हैं, इस साइड है वो शुभंकर दिए गए हैं कि भी किस जिले का कौन सा शुभंकर सही है। तो इसमें फर्स्ट की बात करें कि भरतपुर का शुभंकर सारस है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। चूरू की बात करें तो कृष्ण मृग यानी काला हिरन, ये भी बिल्कुल सही है। धौलपुर की बात करें जल पीपी, तो ये गलत है। धौलपुर के अगर शुभंकर की बात करें तो वो है पचीरा। क्या है? पचीरा। तो यानी ये आपका गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बीकानेर की बात करें भट्ट तितर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके साथ ही मैं एक दो और बता देती हूँ, जैसे कोटा, तो कोटा की अगर शुभंकर की बात करें तो ये है उदबिलाव। क्या है? उदबिलाव। अगर हम बात करें बाड़मेर की तो बाड़मेर की है मरु लोमड़ी, बाड़मेर की है मरु लोमड़ी। और अगर हम बात करें अजमेर की बात करें तो ये है खड़मोर, ये है खड़मोर। आपको दो चीजें इसमें देखना, एक तो अजमेर और एक है भीलवाड़ा, ये दोनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे, क्योंकि भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा का तो मोर है, और जो अजमेर है वो किसका है? अजमेर का क्या है? खड़मोर है। और आगे आपका बीकानेर का भट्ट तितर हो ही गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये काफी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आपको हमारे जितने भी जिले हैं उनके सारों के सारों आपके ये शुभंकर है वो याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, शरद महोत्सव झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर और ऊंट महोत्सव बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हमें देखते ही पता चल रहा है ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि शरद महोत्सव है ये कहाँ का है? झालावाड़ का ना होकर के कहाँ का है? माउंट आबू का। ये है माउंट आबू का है, माउंट आबू। ठीक है। और इसमें और इम्पोर्टेंट होते हैं, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का हो गया, हाथी महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। इसके साथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है थार महोत्सव, जो कि बाड़मेर का होता है, बाड़मेर। और एक होता है मरु महोत्सव, और मरु महोत्सव कहाँ का होता है? जैसलमेर का होता है। तो ये काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों में राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? कैल्साइट, अभ्रक, जास्पर और बेराइट्स। ए व बी सही है, यानी इनमें से कौन कौन सा है वो हमें देखना है। तो राइट आंसर की बात करें तो आपका कैल्साइट और इसके साथ कौन सा? जास्पर। इन दोनों की बात करें तो ये आपके राज्य का भारत में प्रथम स्थान रखने वाले खनिज है। तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है सी। ऑप्शन के साथ ही अगर इन दोनों अभ्रक और बेराइट्स की बात करें तो अभ्रक के मामले में अगर भंडारों की दृष्टि से देखें तो भंडार करने की दृष्टि से या भंडारण की दृष्टि से राजस्थान की रैंक कौन सी है? दूसरी है। फर्स्ट किसके है? फर्स्ट है आंध्र प्रदेश की, और आंध्र प्रदेश में पूरे देश का 41% है वो भंडारण होता है। किसका? आपके अभ्रक का।
अगर हम देखें बेराइट्स का, तो बेराइट्स का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो भी कहाँ होता है, वो भी आंध्र प्रदेश में होता है। अब हम राजस्थान के जो प्रथम स्थान रखने वाले खनिज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो आपका है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। दूसरा जास्पर, जास्पर मैं एक साथ आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। गार्नेट, गार्नेट, टंगस्टन, टंगस्टन, मार्बल, जिप्सम, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा फेल्सपार और चांदी, फेल्सपार और चांदी। इसमें यानी राजस्थान का है वो एकाधिकार सा है कि प्रथम स्थान पर हमारा राजस्थान है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है। अगर हम सहरिया जनजाति की बात करें तो ये प्राचीन, जो राजस्थान की प्राचीन जनजाति है उसमें से एक है, और ये 12 जिले के 2 जगह कौन कौन सी, एक तो किशनगंज, किशनगंज और दूसरी शाहबाज, शाहबाज। इन 2 स्थानों पर ये निवास करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कि राजस्थान किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है, 12 में, और 12 के कांका के किशनगंज और शाहबाज में। और साथ में अगर एक चीज और देखें तो सहरिया है ये वाल्मीकि को अपना गुरु मानते हैं, वाल्मीकि को अपना गुरु मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुजलम परियोजना का संबंध है वो किस जिले से है। बूंदी, बारां, बाड़मेर और अलवर। अगर सुजलम जिले की बात, सुजलम परियोजना की बात करें तो ये बाड़मेर जिले से संबंधित है। बाड़मेर, बाड़मेर जिले के जो चयनित गांव थे यानी खारे पानी को मीठा बनाने की परियोजना के लिए ये जो योजना संचालित है। यानी कि बाड़मेर है जिला है, इसके कुछ गांवों को चयनित किया गया था जिसमें खारे पानी को मीठा पानी बनाया जाने की ये योजना है। खारे पानी को मीठा पानी। अब आपसे ये पूछ ले कि यह परियोजना है कि किसके द्वारा, किसके प्रयासों से चलाई जा रही है। तो इसमें आपको याद रखना, एक तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, एक तो इसके प्रयासों से। इसके साथ ही दूसरा प्लस जोधपुर स्थित रक्षा अनुसंधान, रक्षा, जोधपुर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। तो इन दोनों के प्रयासों से है वो ये परियोजना चलाई जा रही है। तो सुजलम परियोजना का संबंध है खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करना, और साथ में ये कहाँ से संबंधित है, बाड़मेर से संबंधित है। इस सुजल परियोजना का, सुजल जो परियोजना है वो किसके प्रयासों से चलाई जा रही है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा जोधपुर में जो स्थित है रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला उसके द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इस दिन संविधान के निम्नलिखित में से किस उपबंधों को लागू किया गया। नागरिकता से संबंधित उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध और अंतरिम संबंध, संसद से संबंधित उपबंध। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस दिन नागरिकता से संबंधित, चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित और अंतरिम संसद से संबंधित है वो अस्थायी व परिवर्तनशील नियम यानी जो छोटे शीर्षक थे उन्हें जोड़ के कुछ प्रावधान यानी अनुच्छेद है वो लागू कर दिए गए थे। तो तीनों सही है, तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कई बार इसमें पूछ लेते हैं, जैसे इसके अंदर है वो 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो ये कौन कौन से थे, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम अनुच्छेद की बात करें 5 नंबर, 6, 7, 8 और 9, इसके बाद 60 के बाद 324, 366, 367, फिर उसके बाद 379, 380 और 388, उसके बाद 391, 392, 393 और 394, ये अनुच्छेद है वो इस दिन लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो आप एक बार इन्हें भी याद रख सकते हैं क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी जो संविधान के शेष प्रावधान है वो 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे और इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। तो इस दिन गणतंत्रता दिवस बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। मैंने जो पहले जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान के कुछ अनुच्छेद है वो लागू हुए थे, वो मैंने आपको एक बार यहाँ पे बता दिए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का भाग है। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए और समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। आज के अगर हमारे टेस्ट की बात करें तो इसमें मैं आपके ज्योग्राफी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन और आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ। और इससे पहले जो दो टेस्ट थे उनमें मैं आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और आपके इको के कुछ क्वेश्चन वो मैंने इसमें कवर करवाए थे। तो वो राजस्थान इंडिया से संबंधित है और आज वाले भी राजस्थान और इंडिया से संबंधित है। और जो कल के दो टेस्ट थे, कल और पहले दिन हुए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी उसमें काफ़ी सारे थे। तो ये क्वेश्चन हैं वो मैं यही सोच के करवा देती हूँ कि पहले आपके जितने भी है आपका जीके है वो सारा कवर हो जाए। तो इस प्रकार एक दिन में सारे क्वेश्चन करवाने हैं वो नहीं करवाए जा सकते। तो मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस है आपको करवाऊंगी। तो आपको ये क्लासें हैं वो कभी बीच में है वो नहीं छोड़नी, हमेशा इन क्लासों को रूटीन से देखना है और अपना जो जीके है, अपना जो मैटर है वो और बूस्ट करना है, हमें और अच्छा तैयार करना है। इस क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें फर्स्ट है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अगर हम 1973 के केशवानंद भारती मामले की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो गया क्योंकि उन्होंने संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है वो प्रस्तावना को बताया था। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके द्वारा है वो पंथ निरपेक्ष अखंडता और इसके साथ साथ कौन सा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था, ये गलत है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नौवीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अनुसूची में संसद किसी विशेष कानून को रख सकती है। जून 1951 में अंतरिम संसद द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। वर्तमान समय में नौवीं अनुसूची में 284 कानून शामिल है और नौवीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है। अब ये जैसे 2 से 3 कथन वाले मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपको जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसकी में आपको पता चलेगा कि हाँ आपका वो क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ। दूसरा कि जो हमारे RS परी का एग्जाम है तो वो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपकी तैयारी को और अच्छे से देखेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हमें नौवीं अनुसूची है उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा देख लेना चाहिए। अगर नौवीं अनुसूची की बात करें तो नौवीं अनुसूची है वो जून 1951 में, जून 1951 के अंदर है वो अंतरिम संसद के द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा अनुसूची को जोड़ा गया था। ये इसकी बिल्कुल सही बात है। दूसरी जो अनुसूची है वो भू सुधारों और जो आपकी जमींदारी प्रणाली है उससे संबंधित है, यानी उनके उन्मूलन से संबंधित राज्यों और विधानमंडलों में जो अन्य मामलों से संबंधित है वो संसद के अधिनियम में 284 कानून इसमें शामिल किए गए हैं। यानी आपको याद रखना है कि जो नौवीं अनुसूची है वो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। अगला कि इस एक चीज और बता दूं मैं कि इस अनुसूची में संसद किसी भी विशेष कानून को रख सकती है, बिल्कुल सही बात है। इस अनुसूची को पहले संशोधन यानी 1951 के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। यानी इसमें जो सम्मिलित कानून होंगे इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। यानी इसके अंदर जो कानून होंगे उसके ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। लेकिन ये बात थी पहले की। बाद में
2007 से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने निर्णय दे दिया कि इस अनुसूची में जो 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी कानून इसमें सम्मिलित किए गए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इसके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि 2007 में ये निर्णय दिया गया था। अब इसकी बात करें कि इस अनुसूची में संसद किसी विशेष कानून को रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है। जून 1951 में अंतरिम संसद द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था, बिल्कुल सही। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में 284 कानून है, बिल्कुल सही। वर्तमान में कितने हैं? 284 है। और अगर मूलतः पूछ ले तो कितने? 13। 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है, यानी कि इसमें जो आपका न्यायिक समीक्षा है वो की जा सकती है। यानी चारों के चारों सही दे गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े। मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने के प्रयास कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना हो, जैसे कोई वैकेंसी से संबंधित हो, कोई भी आगे आप किस चीज़ की तैयारी करें, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़े, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी वैकेंसी से संबंधित हो, तो आपको कोई भी वहाँ पे बात करनी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ें, जिसका लिंक है वो इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। आगे बढ़े। इस क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधानों में संशोधन हेतु संसद के साधारण बहुमत आवश्यक होते हैं? नए राज्य का गठन, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य सरकार की कार्यपालिका संबंधित शक्ति, और किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जो संविधान के अनेक उपबंध है वो संविधान के दोनों सदनों यानी उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। और ये संशोधित किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 368 से बाहर होंगे। यानी 368 में क्या है? संविधान में संशोधन है, लेकिन इसकी सीमा से बाहर होंगे। इसके अंदर हम देखें कि कौन कौन से आते हैं, तो नए राज्य का गठन आता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आता है? किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन है, ये भी आता है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन, ये भी आता है, लेकिन सी नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। ए, बी और डी, ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 है इसका बिल्कुल सही होगा। इनके अलावा मैं एक दो चीज़ें और है इसमें वो बता देती हूँ। जैसे पहला नए राज्यों का गठन हो गया, इसमें आता है, यानी इस पे है वो साधारण बहुमत से इन्हें संशोधित किया जा सकता है। साथ में नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो, उनके क्षेत्र से संबंधित हो, या फिर राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, ये किस चीज़ में आते हैं? ये साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। जो आपकी दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में क्या होता है? राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, न्यायाधीश हो गए आदि की जो परिलब्धियां यानी भत्ते हैं, ये विशेष अधिकार है, वो भी साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य की विधान परिषद का गठन करना हो यानी निर्माण करना हो, या फिर उसकी समाप्ति करनी हो, वो भी इसी में आता है। ठीक है। इसके अलावा संसद में गणपूर्ति यानी कोरम, और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। इसके साथ ही संसद में प्रक्रिया नियम, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना, राजभाषा का प्रयोग करना। और इसके साथ साथ और कौन से होते हैं? और उसके जो उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, ये भी इसी के अंदर आता है। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। और इसके अलावा कौन सा हो गया? और इसके अलावा जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का जो प्रशासन है वो भी अपन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। साथ में जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में क्या है? जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है वो भी कर सकते हैं। साथ में जो उच्चतम न्यायालयों के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में है? आपके संसद द्वारा जो दोनों सदन है उसके संसद के साधारण बहुमत इसमें आवश्यक होता है। तो ये चीज़ें इसमें आती है। मैंने आपको मोटे तौर पर लगभग सारी बता दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही कथन चुनिए। राजस्थान में मुख्य खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मोठ और अरंडी हैं। तिल, सोयाबीन, तारामीरा, चना प्रमुख है वो रबी की फसलें हैं। अगर हम कथन ए की बात करें कि राजस्थान में मुख्य खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा,
मोठ, अरंडी, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ कौन सी होती है? इसके साथ मूंग भी होती है, उड़द भी होती है, उड़द, मूंगफली भी होती है, मूंगफली, तिल भी होता है, सोयाबीन भी होती है, सोयाबीन। इसके साथ ही कपास, गन्ना, गवार, ये सब चीज़ें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। और दूसरे में दिया हुआ है तिल, सोयाबीन, तो तिल सोयाबीन तो खरीफ में आती है, तो यानी ये आपका गलत है, यानी ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, कि केवल कथन ए ही सही है। अगर हम रबी की बात करें, रबी की फसलें राजस्थान में देखें तो गेहूं, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, और इसके साथ ही अलसी, अलसी, तारामीरा, तारामीरा आप ध्यान रखना ये किसकी है? ये रबी की फसलें हैं, तारामीरा, सूरजमुखी, सूरजमुखी, और इसके साथ ही और कौन सा? धनिया, धनिया, जीरा और मेथी, ये सब है, ये रबी की फसलें हैं। तो मैंने एक बार आपको रिकॉल करवा दी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इस साइड है वो सीमेंट के उद्योग दिए गए हैं और इस साइड है वो नगर क्षेत्र दिए हुए हैं, कि कौन सा उद्योग है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है। जयपुर उद्योग, जेके वाइट, जेके सीमेंट और बिड़ला उद्योग। सबसे पहले हम वो याद कर लेते हैं जो हमें याद होते हैं। सबसे पहले जैसे बिड़ला उद्योग है, तो बिड़ला उद्योग, इसकी स्थापना है वो कहाँ की गई है? इसकी स्थापना है वो खारिया खंगार, खारिया खंगार है जोधपुर में की गई है। तो ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में है, जोधपुर में है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी डी में कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आगे की बात करें कि कौन कौन से जेके सीमेंट है, तो जेके सीमेंट का कारखाना, इसकी स्थापना कहाँ पे? गोटन नागौर में, गोटन है नागौर में, नागौर में। तो जेके वाइट सीमेंट, जो जेके वाइट सीमेंट है उसका कहाँ पे है? गोटन है नागौर में है। तो यानी बी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। और अगर जेके सीमेंट की बात करें सीधे, तो ये कौन सा है? ये है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको जेके वाइट और जेके सीमेंट में कंफ्यूजन होकर बता दिया था, लेकिन जेके वाइट है वो गोटन नागौर में है और जेके सीमेंट है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और इससे एक चीज़ आप और क्या याद रख सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना वो कौन सा है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है। और जयपुर उद्योग कहाँ पे? जयपुर में। तो आप ऐसे जो नीचे जो भी कूट दिया होगा आप राइट आंसर कर देंगे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन हो रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? भीखाबाई सागवाड़ नहर, सिद्धमुख नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना और यमुना जल सिंचाई परियोजना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नर्मदा नहर परियोजना है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी है जो फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने का प्रावधान है, जो कि नर्मदा नहर गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलती है, सरदार सरोवर बांध से, सरोवर बांध से, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है, गुजरात में है। अगर इसकी बात करें कि राजस्थान राज्य की जो सीमा में आती है, तो ये कौन से गांव में? सीलू गांव से प्रवेश करती है। और ये कौन से? आपके जालोर और बाड़मेर में आती है, जालोर और बाड़मेर को सिंचित करती है, बाड़मेर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस नहर के पानी की बात करें, तो इस नहर का पानी है वो जालोर की सांचौर तहसील के सिल्लू गांव में, सबसे पहले यही मैंने आपको बताया ना कि प्रवेश सिल्ली गांव से करती है, इसमें आया था। सिल्लू गांव के समीप 0 पॉइंट है वो सन 2008 में पहुंचा था, 2008 में। तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और राज्य की पहली परियोजना है जिसमें केवल फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा लास्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार जयपुर एवं जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो हमें देखना है जयपुर और जैसलमेर का। जैसलमेर का हमें पता है कि राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। और 17 एक भारत के एक ऐसा राज्य है जिसका 17 जनसंख्या घनत्व वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें अब जैसलमेर का हमें पता है 17 है, तो यानी लास्ट का 17 होना चाहिए, यानी आपका 4th और 2 तो कट गया। अब हम बात करें जनसंख्या घनत्व किसकी? हमें जयपुर की। तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 595। तो 595 यानी ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 595 है आपका जयपुर का और 17 किसका है? आपका
जैसलमेर का। अगर हम और बात करें, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ज़्यादा है, तो राजस्थान में दो है। पहला जयपुर हो गया जिसका कितना है 595 है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है भरतपुर जिसका कितना है 503 है। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक तीन जिलों जिनका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है उनका बताइए, तो पहला जयपुर 595, दूसरा भरतपुर 503 और तीसरा हो जाएगा दौसा, और दौसा का कितना है 476। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले बताइए, तो सबसे पहला जैसलमेर हो गया जिसका 17 है। उसके बाद बीकानेर का कितना है, बीकानेर का है 78, और उसके बाद फिर बाड़मेर जिसका कितना है 92। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है राजस्थान का, तो वो है 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये मैंने आपको काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स है आपको बता दिए, समझा दिए। तो आपको ये हर टेस्ट है वो आपको नोट डाउन करना है और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपनी तैयारी को और अधिक बूस्ट करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।